नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आप हेडिंग को देख करके अंदाजा लगा चुके हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम है भारतीय नागरिकता, जिसको इंग्लिश में इंडियन सिटीजनशिप कहता है दोस्तों, जिसका उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान भाग 2 में तथा अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। दोस्तों, इससे पहले वाले भाग, जो भाग पहला है, उसमें जो अनुच्छेद 1 से 4 है, उसमें किन किन चीजों की व्याख्या की कि भारत राज्यों का संघ है, भारत की सीमाओं को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के खंडन करके एक नया राज्य का निर्माण किया जा सकता है, संसद को यह अधिकार है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, ये सब का उल्लेख है। तो दोस्तों, उसको कैसे हम इसमें इंटर रिलेट कर सकते हैं कि भाई अगर एक देश होगा और कई राज्य होंगे, राज्यों को मिला के एक संघ हो गया, तो दोस्तों उस देश में, उस राज्य में कोई न कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना, कोई न कोई नागरिक होना चाहिए, तभी हमारे देश में आ गया भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता मतलब कि भारत में कौन कौन से व्यक्ति एलिजिबल हैं, योग्य हैं कि जो भारत के नागरिक बन सकते हैं, और किन कारणों की वजह से उनकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किन किन आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और दोस्तों किन किन कारणों से भारत की नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है। तो चलते स्टार्ट करते हैं अपना पहला अनुच्छेद नंबर 5। तो अनुच्छेद 5 को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए, क्योंकि अपना जो भारत का संविधान है साथियों, वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान है, लिखित संविधान है दोस्तों। और जो भारत है अपना, भारत का जो संविधान है वो तो लिखित है, लेकिन अपना भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए हमने विभिन्न देशों के से अलग अलग नियम, कायदा, कानून लिया, तब जाकर के हमारी भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, संविधान क्या कहता है? कहता है कि कानून और नियमों का संग्रह होता है, कानून और नियमों का संग्रह होता है, जिसके आधार पर किसी देश को शांतिपूर्वक व कुशलता से चलाया जाता है। तो दोस्तों, तो अपने देश में नागरिकता, सिटीजनशिप के लिए क्या क्या चीज दी गई, इनका ये जो कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता का जो स्रोत है दोस्तों, वो कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। और भारत की जो नागरिकता है वो क्या है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है? एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है दोस्तों। बहुत देश हैं, विदेश हैं, जिसमें हम डबल नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है दोस्तों। और कहां से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अनुच्छेद नंबर 5 में। दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। भाई, अपना जो भारत का संविधान कब बनकर के तैयार हो गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। उस समय दोस्तों अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ अनुच्छेद हैं जो पहले ही क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया था। और जो रह गए थे अनुच्छेद, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्लियर साथियों? तो दोस्तों, अब हमारे अनुच्छेद 5 में कहता है कि किन कारणों की वजह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्लियर? तो इसमें पहला जो मैंने हेडिंग लिखा है दोस्तों, जैसे हमारा जो भारतीय नागरिकता का अधिनियम जो बना, एक्ट बना, कानून बना, वो 1955 में बना। और 1955 में जो भारतीय नागरिकता का अधिनियम बना, तो उसमें 5 चीजों का उल्लेख किया गया कि भारत का नागरिकता कैसे मिल सकती है? जन्म से मिल सकती है, मतलब कि जन्म के आधार पर मिल सकती है, वंश परंपरा के द्वारा मिल सकती है, तीसरा देशीकरण के द्वारा मिल सकती है, चौथा पंजीकरण के द्वारा मिल सकता है, और 5वां है भूमि के विस्तार की वजह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो चलते हैं हमारा पहला क्या कहता है दोस्तों? कहता है जन्म से। अगर कोई भी बच्चा भारत में जन्म लेता है, या जिस व्यक्ति ने 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया होगा, तो उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। क्लियर साथियों? और दूसरा क्या कहता है कि वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। वंश परंपरा नागरिकता कि वंश परंपरा द्वारा नागरिकता कैसे बोलता है दोस्तों? कहता है कि अगर कोई भी बच्चा जो होता है वो विदेश में जन्म लेता है। मान लो कि कोई हस्बैंड और वाइफ विदेश में घूमने के लिए गए,
और दोस्तों क्या होता है कि वहां पे एक बच्चे ने जन्म ले लिया होता है, लेकिन वो जो जन्म बच्चा लेता है तो वो तो वहां पे जन्म लिया है, तो उसको वहां की नागरिकता मिलनी चाहिए? नहीं, उसकी नागरिकता वो अपने माँ बाप जो वंश है उसके मम्मी पापा के आधार पर, कि मम्मी पापा कहां से बिलोंग करते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, तो उस बच्चे को अल्टीमेटली भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है साथियों? चलते हैं। और एक चीज और, या तो माता या पिता दोनों में से कोई भी भारत से बिलोंग करता होगा तो उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1992 में जब संशोधन किया गया तो कहा गया केवल माता की नागरिकता के आधार पर देश विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। कब दोस्तों? 1992 में। अब देखो जो संशोधन की बात करता है दोस्तों, हमारा जो पहला संशोधन हुआ 1986, 92, 2003, 2005, 2015 और ये लास्ट हमारा जो हुआ वो 2019 को हुआ। तो हमारे पास दोस्तों मैक्सिमम हमारे पास कुछ न कुछ संशोधन समय के अनुसार होते रहे। क्यों दोस्तों? क्योंकि कोई आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी, तब धीरे धीरे बोला कि माता के आधार पर नागरिकता होनी चाहिए, कि भाई आप 6 महीने नहीं होना चाहिए, आपको कम से कम 1 साल रहना चाहिए भारत में, 5 साल रहना चाहिए। तो ऐसे परिवर्तन होते गए दोस्तों। क्लियर? तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। चलते हैं अपना दूसरा पॉइंट। जैसे मैंने बताया वंश परंपरा द्वारा, जैसे बोला कि जन्म से, मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी, मैंने बताया था, दोबारा बता रहा हूं कि हस्बैंड और वाइफ विदेश गए और वहां पे उनका एक बच्चा हो जाता है, तो बच्चे को वो तो विदेश में जन्म लिया तो उसको वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी दोस्तों? क्योंकि उसके मम्मी पापा जो है वो बिलोंग करते हैं कहां से? इंडिया से। अगर जो हस्बैंड और वाइफ है अगर वहां की नागरिकता लेना चाहते तो अपने भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तभी तो उसको बोला एकल नागरिकता, क्योंकि भारत में सिंपल सिंगल सिटीजनशिप होगी, एकल नागरिकता। तो इसलिए दोस्तों अगर वो विदेश जाना चाहते तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये भी हम पढ़ेंगे कि नागरिकता कैसे समाप्त होती है। क्लियर साथियों? लेकिन जब बोला गया दोस्तों क्योंकि उसके अगर मम्मी और पापा इंडिया से बिलोंग करते हैं, दोनों में से कोई एक करता है या दोनों करते हैं, तो बच्चों अल्टीमेटली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन 1992 में संशोधन किया, केवल माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्लियर साथियों? अब चलते हैं देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा नागरिकता मतलब कोई भी विदेशी नागरिक अपने भारत में नागरिक बनना चाहता है तो पहला दोस्तों वो वयस्क होना चाहिए और कम से कम भारत में 10 वर्ष रहा होना चाहिए, तब जाकर के वो सरकार से देशीय प्रमाण पत्र हासिल करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। क्लियर साथियों? अब चलते हैं पंजीकरण वाला, मतलब कि रजिस्ट्रेशन द्वारा। क्लियर साथियों? पंजीकरण द्वारा नागरिकता कहता है कि पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहा हो। मान लो कोई व्यक्ति आया घूमने के लिए, उससे देखा वाह इंडिया तो बहुत अच्छा है, और इंडिया को देखा बहुत, इसमें बहुत सारे क्या संस्कृति है, बहुत सारे धर्मों को खुशहाली से मनाया जाता है, मिलजुल के रहा जाता है, तो उसको बहुत अच्छा लग गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भारत का मैं भारत का एक नागरिक और सिटीजन बन जाता हूं। तो उसके लिए क्या करेगा दोस्तों, उसने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया। क्लियर? भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, और रजिस्ट्रेशन जब करवा रहा है तो उससे पहले वो 6 माह तक भारत में रहा होना चाहिए। लेकिन जब 1986 जब ये वाला संशोधन हुआ पहला, तो संशोधन के बाद जो 6 माह को बदल करके क्या रख दिया, 5 वर्ष निवास करना होना चाहिए। कितना? 5 वर्ष। जो पहले 6 माह था अब वो कितना, 5 वर्ष भारत में रहा होना चाहिए, तभी जाकर के उसको दोस्तों कि भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। क्लियर? या दूसरा कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति विदेश में, उसने गूगल पे खूब पढ़ा यार भारत तो बहुत ना विविधताओं में एकता वाला देश है, फिर वो फोकस करता है यार यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, दशहरे मनाया जाता है, तो वो बहुत इंस्पायर हुआ। उसने सोचा चलो मैं इंडिया में जाता हूं और अपना बिजनेस करूं और वहीं रहूंगा अपनी फैमिली के साथ। तो क्या करता है कि वो क्या करेगा, अपने देश में ही जो भारतीय दूतावास होगा, जो एम्बेसी होगी, इंडियन एम्बेसी, उसमें जाकर के अपना नाम दर्ज करा के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर करके वो आसानी से भारत की नागरिकता ले सकता है। क्लियर साथियों? लेकिन उसके लिए वो क्या करेगा, तो पहले उसको 5 वर्ष भारत में निवास करना होगा ना साथियों। क्लियर? चलो अगला ख, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह
कर चुकी हैं या करेंगी। मानो कोई विदेश की महिला आती है इंडिया में घूमने के लिए, है ना, जैसे कोई भी कैटरीना कैफ आती है इंडिया में घूमने, और उसने देखा वाह कितने अच्छे इंडियन एक्टर हैं, तो उससे क्या करते, विवाह कर लेते हैं। तो क्या करता है, तो उस एक्ट्रेस को या कोई भी फीमेल होगी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किसके द्वारा दोस्तों, जो इंडियन मेल आदमी होगा, पुरुष होगा। क्लियर साथियों, तभी तो लिखा है कि वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या करेंगी तो उनको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों वो क्या है, महिलाएं क्या है, अपने मायका छोड़ के कहां गई, ससुराल। वो ससुराल क्या है दोस्तों, भारत है। क्लियर, तो नागरिकता तो मिल ही जाएगी दोस्तों, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगा। चले, पांचवा क्या कहता है दोस्तों, भूमि का विस्तार। मान लो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत गुस्सा आ, उसने अपनी सारी फौज को तैयार कर, राष्ट्रपति से मिलजुल कर उन्होंने पूरी फौज को तैयार किया, और उन्होंने क्या करा, चाइना में चीन से और पाकिस्तान से युद्ध करके उसको अपने कब्जे में ले लिया, और हमारा जो है पाकिस्तान हार करके हमारे पास आ गया। तो पाकिस्तान जो चाइना हमारे अंडर आ गया भारत में, तो तभी तो कहा भूमि का विस्तार। जब हमारा भारत बढ़ करके चाइना को भी अंडर में ले लिया और पाकिस्तान को जब अंडर में ले लिया, तो जो पाकिस्तान और चाइना में जो लोग रह रहे हैं उनको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कैसे, भूमि के विस्तार के कारण। क्लियर है साथियों, अब चलते हैं, ये तो अनुच्छेद हमने क्या पढ़ा, 5 पढ़ा। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 6 और 7 सुनने में एक ही जैसा है। ये क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। भाई मान लो जब हमारा देश का बंटवारा हो रहा था तो उस समय लोग क्या करे, फट से चले गए। भाई कुछ लोग तो चले गए, पाकिस्तान चले गए, और उन्होंने सोचा यार ये तो हमने इनको देखा, हम तो पाकिस्तान में है, हमें तो रहना था इंडिया में, और ये बंटवारा होगा, हम बंटवारे की वजह से बॉर्डर के इस पार आ गए। अब वो क्या चाहते हैं दोस्तों, भारत में आना चाहते हैं। तो भारत में आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आए होंगे भारत में, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति 19 जुलाई को या 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, भारत में रहने के लिए उनको एक तरीके से पंजीकरण करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, अपने आप को पंजीकरण करवाना पड़ेगा। जो भी भारत में आए उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कब, 19 जुलाई 1948 को वे भारत आएंगे, या उनके बाद आए हो तो वो 6 महीने तक अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे कि भाई क्या ये सही रूप से रहते हैं या दोबारा वो भगने की चेष्टा करते हैं। भाई 6 महीने रहो तभी हम आपको क्या करें, भारत की नागरिकता देंगे। लेकिन बताया था मैंने दोस्तों, वो बढ़कर के 1986 में संशोधन बढ़कर क्या हो गया दोस्तों, 5 वर्ष हो गया था। क्लियर है, क्लियर। अब उसके बाद छठे में ये था कि भाई ये लोग जो है पाकिस्तान से इंडिया में आए, लेकिन ध्यान से सुना दोस्तों, इसमें क्या है, पाकिस्तान जाकर इन्होंने सोचा, क्या सोचा भारतीय लोगों ने, भाई जो भारत में रह गए, मान लो रह गए, उन्होंने सोचा कि मैं जा रहा हूं कि भैया अपने पाकिस्तान जा रहा हूं। फिर उन्होंने देखा यार पाकिस्तान की तो बुरी हालत है, इंडिया से अच्छी है, तो एक तरीके से साफ सफाई भी नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, अस्पताल की सुविधा नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं। तो उन्होंने सोचा भैया अब एक काम करता हूं, मैं दोबारा अपने इंडिया में आ जाता हूं। तभी तो लिखा है पाकिस्तान जाकर भारत वापस आने वाले व्यक्ति। यहां पे क्या था दोस्तों, पाकिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन यहां क्या है कि इंडिया वाले, मतलब क्या बोला कि इंडिया जो भी पाकिस्तानी व्यक्ति थे, मान लो कि वो इंडिया से भाग कर कहां गए, पाकिस्तान गए। बोले भैया हम तो इंडिया में नहीं रहेंगे, हम तो जा रहे हैं अपने पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में, तो फिर उनको रियलाइज हुआ यार यहाँ तो मैंने बताया ना, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, ढंग से साफ सफाई नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं, तो उन्होंने दोबारा वो भाग करके कहां गए, इंडिया में। तो दोस्तों अगर वो व्यक्ति अगर क्या है, वो 1 मार्च 1947 बंटवारे से पूर्व अगर गए होंगे तो वो नागरिकता समाप्त कर चुके हैं। अगर वो 1 मार्च 1947 को भारत में बंटवारे के बाद दोबारा आते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, भारत की नागरिकता लेने के लिए दोबारा वही 5 वर्ष के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, तब जाके उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। क्लियर साथियों, एक चीज और यहां क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। 8वां क्या कहता है दोस्तों, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल व्यक्तियों की नागरिकता।
क्लियर साथियों, एक सेकंड इसको मिटा देता हूं डस्टर से। हाँ, ओके, ठीक है। सो इसको चलते हैं, एक बार मैं इसको एक बार और बताना चाहता हूं। मैंने आपको क्या बताया, अगर वो इंडिया से कहां चला गया दोस्तों, पाकिस्तान चला गया, लेकिन वो दोबारा इंडिया आना चाहता है, लेकिन 1 मार्च 1947 को क्या बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान गया हो, है ना, भारत से पाकिस्तान गया हो बंटवारे से पूर्व, अगर वो आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद आता है 1 मार्च 1947 को, तो उसको अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा और 5 साल वो भारतीय सरकार के अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेगा। क्लियर साथियों, तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्लियर। अब चलते हैं 8वां चलते हैं, उसमें क्या लिखा है 8वें में दोस्तों, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल व्यक्तियों की नागरिकता। दोस्तों इसमें क्या है, मान लीजिए कि कोई भी नागरिक है, कोई भी बच्चा है, मान लो उसके दादा परदादा भारत में बिलोंग करते होंगे ना, भारत में बिलोंग करते हो, और वो बच्चे ने सोचा यार यहाँ पे मैं अमेरिका में पक गया हूं, मैं अपना ब्रिटेन में पक गया, अब एक काम करता हूं मैं अपने भारत में जाता हूं। तो भारत किस आधार पे आ सकता है दोस्तों, अपने पूर्वजों, अपने पितामह, मतलब कि अपने दादा और परदादा के आधार पर वो भारत की नागरिकता आसानी से प्राप्त कर सकता है दोस्तों। यहां क्या था दोस्तों, कंडीशन था, यहां पे किसकी बात की गई, पाकिस्तान की बात कही, लेकिन यहां पे किसकी बात है, विदेश में। विदेश मतलब ये भी तो विदेश है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा और भी किसी देश में अगर कोई भी व्यक्ति गया हो तो अपने मूल व्यक्ति ना, भारतीय मूल व्यक्ति के आधार पर वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसके दादा परदादा अगर भारत के नागरिक होंगे तो उनके आधार पर वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। किसमें उल्लेख है दोस्तों, अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 क्या कहता है दोस्तों, भारत की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, कैसे हो सकती है दोस्तों 9 में, कि भाई भारत की नागरिकता एक स्वेच्छा से, कि भाई मैं खुद घोषणा करता हूं सरकार कि मैं अब विदेश में रहूंगा, भारत का नागरिक नहीं कहलाऊंगा क्योंकि अब मैं विदेश जा रहा हूं जी, ठीक है, क्योंकि वो दोनों नागरिकता नहीं ले जा सकता। क्लियर साथियों। लेकिन दूसरा क्या कहता है, बर्खास्त। सरकार यहां पे एक तो ये खुद छोड़ता है और एक सरकार खुद बर्खास्त करती है। कैसे, मान लो वो व्यक्ति विदेश चला गया बिना कोई इन्फॉर्म किए सरकार को, लेकिन बाद में सरकार को यह पता लगता है कि ये व्यक्ति भारत में नहीं है, वो विदेश में है, तो स्वतः ही उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्लियर। यहां पे वो खुद छोड़ता है, यहां पे सरकार उसको खुद बर्खास्त करती है। और तीसरा, ध्यान से सुनना, ऐसा आप कभी जिंदगी में मत करना साथियों। क्लियर। हम नागरिकता से कैसे वंचित हो सकते हैं, पहला दोस्तों, अगर मैं भारत का नागरिक हूं और विदेश में मैंने जाकर के कोई क्राइम किया है और क्राइम के दौरान मुझे 2 साल या उससे अधिक मैंने सजा, मतलब कि अरेस्ट हुआ, वहां पे पनिशमेंट मिली है, तो दोस्तों मेरे को भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अगर विदेश जाएं तो ऐसा करने की कोशिश ना करें, कोई अपराध कोई गलती। क्लियर दोस्तों। और दूसरा दोस्तों क्या कहता है कि अगर हम कोई भी देशद्रोह होता है, कोई भी मान लो पाकिस्तान वालों ने अटैक किया हमारे इंडिया पर और हम उनका साथ देने लग गए, हम उनका क्या देने लगे दोस्तों, साथ देने लग गए, उनको कोऑपरेट करने लगे, उनको हम खुद पालने लग गए कि भाई तुम ठीक है यहां लड़ो यहां लड़ो, तो दोस्तों अगर हम उनका साथ दें तो सरकार हमें हमारी नागरिकता से वंचित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, समझ आया। और क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि अगर मैं अपने संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी, मतलब कि अपने संविधान के प्रति लॉयल नहीं हूं, तो भी मेरी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। और याद रखना ये 10वां जो अनुच्छेद है दोस्तों, ये मैंने लिखा है जुड़ा है, किससे जुड़ा है, ये 9वें से। 9वें से कैसे जुड़ा है दोस्तों, कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता का जो अधिकार है वो कैसे बना रहेगा दोस्तों, जब मैं भारत का नागरिक हूं, सरकार को बिना बताए अगर विदेश नहीं गया बता दिया, ठीक है भाई, लेकिन यहां पे क्या बोल रहे दोस्तों कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। कैसे बना रहेगा, भाई मैं किसी भी कोई विदेश जा रहा हूं, कोई अपराध नहीं कर रहा हूं, घूम के आ गया, एक बात। दूसरा, अपने संविधान का सही रूप से पालन करता हूं। दूसरा दोस्तों कि कोई भी मैं अपराध नहीं करता विदेशों में, जैसा मैंने बताया। क्लियर साथियों। और दोस्तों 7 साल से ज्यादा मैं विदेशों में ना रहूं। क्लियर हो गया। तो मैं आसानी से भारत की नागरिकता को होल्ड करके रख सकता हूं। क्लियर। और लास्ट है दोस्तों 11वां संसद द्वारा नागरिकता कानून, कि संसद ही जो है दोस्तों,
संसद किसको कहा है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के संसद बनते हैं दोस्तों। और क्या कहता है? संसद द्वारा ही नागरिकता पर कानून बनाया जाता है। और ये जितने सारे संशोधन हुए दोस्तों, ये किसकी वजह से हुए? ये अनुच्छेद 11 की वजह से हुए हैं कि भाई क्या बोला, संसद और राष्ट्रपति मिलकर के, और संसद ने क्या बनाया? कानून बनाया, और राष्ट्रपति ने क्या करे? उस पर हस्ताक्षर किया, तो वो हमारा एक तरीके से संशोधन माना जाएगा। क्लियर है साथियों? एक बार फिर मैं मोटे मोटे तौर पर आपको समझाता हूं। कहता है कि भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है दोस्तों, मतलब कि एकल नागरिकता, एक नागरिकता का सिटीजनशिप का होल्ड कर सकते हैं आप। और अनुच्छेद 5 में दोस्तों 5 में 5 पॉइंट बोले गए कि कैसे हम भारत के संविधान के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक तो हम जन्म से, अगर हम 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हम भारत में जन्मे हो तो हम पा सकते हैं भारत की नागरिकता। और हमारे वंश परंपरा, मतलब कि अपने माता पिता के द्वारा भी हम भारत की नागरिकता अगर प्राप्त कर सकते हैं। मान लो मैंने बताया ना अभी, मान लो हस्बैंड और वाइफ विदेश कहीं घूमने गए और वहां पे कोई बच्चा जन्म लेता है, तो किसकी नागरिकता पाएगा? वो अपने भारत की पाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके मम्मी या पापा दोनों उसको एक भारत से बिलोंग करता होगा। देशीकरण में मतलब बोल रहा है कि दोस्तों, नेचुरलाइजेशन में बोल रहा है कि व्यक्ति अगर एक तरीके से वयस्क हो, जवान हो, मतलब तरीके से, है ना, वयस्क हो, और वो एक तरीके से 10 वर्ष भारत में रहा हो, तो आसानी से सरकार से वो देशीकरण प्रमाण पत्र लेकर के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण में जैसे दोस्तों छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करने रजिस्टर करवाना पड़ता है ना। जैसे नाबालिग बच्चे होते हैं उनको एक तरीके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने, तो वो भी तो एक तरीके से पंजीकरण हो गया दोस्तों। ठीक है, पहले ये पंजीकरण का प्रावधान था 6 माह, फिर बढ़कर के 1986 में जो संशोधन वो हो गया 5 वर्ष हो गया दोस्तों, कि 5 वर्ष भारत में निवास करना होना चाहिए, तभी कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है दोस्तों। और बोला कि वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या आगे करेंगी, तो भैया विदेश छोड़ करके वो कहाँ आएंगे? इंडिया आएंगे। और किसके आधार पर मिलेगी नागरिकता? वो पुरुष जिससे वो विवाह करेंगी या कर चुकी हैं। भूमि का विस्तार मैंने बताया, भारत ने पाकिस्तान से और चाइना से खूब युद्ध किया, सैनिकों लेकर धूमधाम लड़ाई हुई और उनको अपने अतिक्रमण कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, और जो वो नागरिक होंगे उनको अल्टीमेटली भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और ये मैंने बोला कि यहाँ पे पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, मान लो कि जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था तो उसी वक्त व्यक्ति कुछ चले गए और वो क्या करना, अब पछता रहे हैं कि यार हम तो गलती से हम पहुंच गए, अब वो दोबारा आना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं, उनको रोका जाए, वो भी आ सकते हैं। पर 19 जुलाई 1948 को वो भारत में आएंगे। कम से कम वो 5 वर्ष क्या करें दोस्तों, वो अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर उनके बाद आए दोस्तों तो ये कहा गया जो संशोधन हुआ, तो कम से कम वो 5 वर्ष, अगर 1986 में संशोधन हुआ 5 वर्ष के लिए क्या अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, तभी उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। यहां पे बोला पाकिस्तान जाकर, इंडिया से वो गए कहां? पाकिस्तान, और पाकिस्तान से पछता रहे भैया तो दोबारा चलो इंडिया, तो इंडिया आए तो दोबारा उनको क्या करना पड़ेगा? वही चीज करनी पड़ेगी दोस्तों, अपना 5 वर्ष के लिए, जो पहले क्या था 6 महीने के लिए वो अंडर ऑब्जर्वेशन में होते थे कि कोई ये गलती नहीं कर रहे, क्या दोबारा ये भाग रहे कहीं डर के मारे, या दोबारा ही अपने देश वापस आना चाहते हैं, ऐसे नहीं मिलेगा नागरिकता। क्लियर साथियों? 8वें क्या बोला? विदेश में रहने वाले लोग जो उनके दादा परदादा उनके आधार पर मतलब केवल भारतीय मूल व्यक्तियों की नागरिकता प्राप्त होगी, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। 9वें बोल रहा है कोई भी व्यक्ति कैसे उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है दोस्तों? एक स्वेच्छा से, और सरकार द्वारा छीनने से, और सरकार द्वारा वंचित करने से। मैंने बताया ना, किसी भी आतंकवादी का सपोर्ट ना करना, अपने संविधान का सही रूप से पालन करना दोस्तों, ये सब चीजें हमें अनुच्छेद नंबर 9 में क्या। और अनुच्छेद 10 क्या कहता है साथियों? कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना वो कैसे बना रहेगा? जब मैं कोई गलती नहीं करता हूं, मैं विदेश नहीं जाऊंगा तो भी भारत का नागरिक हूं दोस्तों, और सरकार को वह विदेश ही नहीं जा रहा मैं तो भी मैं इंडिया में रहूंगा, और कोई भी आतंकवादी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, और 7 साल से ऊपर कहीं विदेश में नहीं गया, बस हाँ भाई घूम के आ गया, 1 साल 1.5 साल 2 महीने घूम के आ गया, तो भी हम भारत के नागरिक हो सकते हैं। और 11वां संसद द्वारा नागरिकता पर कानून बनाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज आपने भारतीय नागरिकता अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक सब पढ़ा होगा कि 5 में क्या दे रखा है दोस्तों, 6 में क्या दे रखा है, 7, 8, 9 और 10 में क्या दे रखा है, और 11 में क्या दे रखा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये सारे अनुच्छेद याद करके परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा आसानी से बिना देखे, मतलब कि देख करके आसानी से टिक कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।